हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की जो आपके यूपी टेट के एग्जाम में और सी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जिन बच्चों का यूपी टेट का एग्जाम है, जिनका पेपर फर्स्ट के अंदर पर्यावरण अध्ययन है, तो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना, इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिल रहे हैं। जिन बच्चों का पेपर 2 के अंदर सोशल साइंस लिया हुआ है, वहां पर आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यूपी टेट वाले बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये वाला चैप्टर। उसके अलावा जिन बच्चों का सी टेट का एग्जाम है और सी टेट के अंदर जिनका पेपर 2 के अंदर जिन्होंने सोशल साइंस लिया हुआ है, आपके एग्जाम में वहां से देखने को मिलेंगे। तो ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसका आगे। यूपी टेट वाले और सी टेट वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन जिनके पेपर मैंने आपको भी बताया है। ठीक, तो आज की वीडियो के अंदर इस चैप्टर को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पॉइंट है, वो सभी आपको समझा दूंगा, ताकि जो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा उसको आप इजिली सोल्व कर पाओ। उसके अलावा आज ये आपका चैप्टर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी के जितने भी आपके चैप्टर रहेंगे उनको मैं ऐसे ही अपने YouTube चैनल पर आपको कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मुझे SCERT किताबों का कंटेंट कराना है, क्योंकि आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपको NCERT किताबों का कंटेंट कराऊंगा, जो आपके यूपी टेट सी टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये सभी चीजें मैं अपने YouTube चैनल पर आपको कराता जाऊंगा। आपके एग्जाम तक पूरी कोशिश रहेगी इस सिलेबस को कंप्लीट कराने की। ठीक, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वरना आपको ये सारा मटेरियल एक साथ चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग यूपी टेट के चाहिए तो यूपी टेट के नोट्स ले सकते हो, सी टेट के चाहिए तो सी टेट के नोट्स ले सकते हो, इस पर मैसेज करके। इसके अंदर आपको सारा SCERT किताबों का कंटेंट मिल जाएगा, NCERT किताबों का कंटेंट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके चैप्टर है, थ्योरी है, मनोवैज्ञानिक है, वो सब आपको डिटेल में मिल जाएंगे, जो आपका सी टेट और यूपी टेट का एग्जाम आपको इजिली पास करा देंगे। इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। ठीक, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के बड़े ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, संसद के बारे में। थोड़ा आराम से आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ी समझने वाली चीज है और कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, पहले बात करते हैं संसद की। तो जो संसद होती है वो भारत की सर्वोच्च यानी सुप्रीम विधायिका होती है, और कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद का काम होता है कानून बनाने का। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि संविधान के अनुच्छेद 79, 3 तरीके के अनुच्छेद आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, 79, 80 और 81। तो जो अनुच्छेद 79 है, इसके अकॉर्डिंग जो संसद का जो गठन होता है, जो संसद बनती है, वो किनसे बनती है? उसके लिए राष्ट्रपति का होना चाहिए, और दोनों सदन कौन कौन से, यानी लोकसभा और राज्यसभा का होना जरूरी है। तो जो संसद का जो गठन होता है वो किनसे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति से, और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का गठन होता है। ये वाली बात कही गई है अनुच्छेद 79 के अंदर। उसके अलावा जो अनुच्छेद 80 है, अनुच्छेद 80 बताता है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए। ये वीडियो के आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अनुच्छेद 81 बताता है कि लोकसभा के अंदर कितनी सीटें होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 तरीके के अनुच्छेद है, तो आपको याद करने 79, 80 और 81। ठीक, ये बड़े महत्वपूर्ण थे। उसके अलावा राज्यों की परिषद को राज्यसभा कहते हैं, और लोगों के सदन को कहते हैं लोकसभा, जिनके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक चीज और आप लोग याद कर लीजिए, जो आपकी जो संसद होती है ना, जो आपकी जो संसद होती है, तो जो संसद की जो प्रणाली होती है, संसद की प्रणाली होती है, पता है किस देश से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो संसदीय प्रणाली है किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। बेसिकली जब भारत का संविधान बन रहा था, तो भारत ने कोई भी चीज अपने पास से नहीं ली, जिस देश का जो जो चीज अच्छी लगती गई वो चीज उठाते चले गए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, यानी निचला सदन कहा जाता है लोकसभा को। इसके अलावा इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी सदन इसके नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसको यहां पर लिख देता हूं, लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है। सबसे फेमस यही सदन होता है, सबसे आपने देखा भी होगा, लोकप्रिय सदन इसी को कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को तो कोई देखता भी नहीं, इसी को ज्यादा देखते हैं। उसके अलावा प्रतिनिधि सभा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा इसको कहा जाता है। इसको भी आप लोग लिख सकते हो। ये लोकसभा के कुछ उपनाम है जो एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सभी बता दिए। आगे पढ़ते हैं। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 81, देखो 81 आ गया ना, 81 किससे संबंधित था? आपका लोकसभा से। इसके अकॉर्डिंग लोकसभा में अधिकतम होने चाहिए 552 सदस्य होने चाहिए आपके लोकसभा में। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। ठीक, तो लोकसभा में अधिकतम 252 सदस्य होने चाहिए, जिनमें राज्यों के मतदाताओं द्वारा 530 होने चाहिए, और केंद्र शासित क्षेत्रों के द्वारा कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2। अब देखो, इस पॉइंट को आप लोग यहां तक, अब इसको ध्यान से समझना, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इतनी पॉइंट को आप लोग गलत काट दो।
पता है क्यों? देखिए, पहले देखिए जो एंग्लो इंडियन समुदाय होता है ना, इसके 2 सदस्यों का रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया। अब आप लोग कहोगे सर एंग्लो इंडियन क्या होता है? देखिए, एंग्लो इंडियन समुदाय वो समुदाय होता है जैसे जो ब्रिटेन के जो लोग थे, उन्होंने हमारे यहां पर इंडिया की जो महिलाएं थी उनसे शादी कर ली थी, और जो इन दोनों के इनके जो बच्चे होते हैं वही होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग जो होते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के जो लोगों ने, ब्रिटेन के जो पुरुषों ने इंडिया की जो महिलाओं से शादी करी थी, जो उनके बच्चे हैं बेसिकली वही आपके एंग्लो इंडियन समुदाय के आपके लोग होते हैं। तो राष्ट्रपति पहले क्या होता था? राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, ठीक ना, इनके क्या नाम है, मेंबर ज्यादा होते थे, लोग ज्यादा होते थे, तो इनको 2 सदस्यों को रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, यहां पर लिख देता हूं मैं, जनवरी 2020 में, आप लोग लिख सकते हो इसको, जनवरी 2020 में इनके रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया, इनके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। अब एंग्लो इंडियन समुदाय के इन 2 सदस्यों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इनकी 2 सीटें खत्म कर दी। ठीक, एक अमेंडमेंट हुआ था, इसको आप लोग लिख सकते हो 104वां अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इनके रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया था एंग्लो इंडियन के जो सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये चीज महत्वपूर्ण थी जो मैंने अभी आपको बताई। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कितने सदस्य है? 545। लेकिन यहां पर आपके 2 एंग्लो इंडियन वाले भी क्या हो गए, इनका जब रिजर्वेशन खत्म कर दिया तो कितनी बचेगी? 543 बचेगी। कितनी बचेगी? 543 बचेगी। इसके ऊपर बड़ा मतभेद रहेगा इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आप लोग 543 के साथ जा सकते हो। ठीक है, अगर ऑप्शन में खाली आपको 543 दिखे तो लगा देना, 545 दिखे तो इसके साथ लगा देना, लेकिन 543 जाना, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हो चुका है जिसमें इनका रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल का प्रथम अधिवेशन होता है उसकी तिथि से 5 वर्ष तक होता है। यानी लोकसभा का बेसिकली कार्यकाल पूछा है कितना होता है? 5 साल का होता है। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, जो हम लोग चुनकर सांसदों को भेजते हैं, तो सांसदों का बेसिकली कार्यकाल ये 5 वर्ष तक होता है। परंतु इससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लेकिन जो राज्यसभा होती है, कौन सी होती है? जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहां तक आप लोग समझे। आगे देखते हैं। अगला है आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, जब आप लोग जैसे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो आपकी ड्यूटी लगेगी इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इलेक्शन के अंदर ड्यूटी लगेगी तो आपको P1 बना देंगे, P2 बना देंगे, पीठासीन अधिकारी भी आपको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का प्रमुख मेन अधिकारी होता है, प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। मैं भी बन चुका हूं पीठासीन अधिकारी, जो जहां पर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसका सबसे मेन अधिकारी ये होता है। इसके हाथ में सभी पावर होती है, तो ये पावर सभी मेरे हाथ में एक बार आ चुकी है। ठीक है, सरकारी पावर पीठासीन अधिकारी के रूप में। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वह लोकसभा का सदस्य होता है, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष जो भी होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो वो लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है और जो उपाध्यक्ष होता है अपने पद की अलग से शपथ ग्रहण नहीं करते। जैसे जो बाकी लोग शपथ ग्रहण करते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में, ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। वे केवल लोकसभा सदस्य के रूप में सदस्य ग्रहण करते हैं। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये। ठीक है, उसके अलावा लोकसभा के अगर मैं प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करूं, लोकसभा की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करूं तो वो थी मीरा कुमारी। ठीक है, कौन थी? मीरा कुमारी। बहुत ही कम बोलती थी, मनमोहन सिंह की तरह थी। ठीक है, और करंट में कौन है? ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक, यहां तक आप लोग समझे। आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अगला देखते हैं, जो राष्ट्रपति होता है वो नवगठित लोकसभा, जो अभी गठित हुई है लोकसभा, उसके वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। देखो, वरिष्ठतम सदस्य वो होता है जिसने लोकसभा का इलेक्शन बहुत बार जीता हो। ये नहीं कि कोई बूढ़ा देख लिया, बूढ़ा सांसद होगा, उसी को वरिष्ठतम सदस्य माना जाएगा। नहीं, जिसने लोकसभा का सबसे ज्यादा बार जीता होगा उसी को वरिष्ठतम सदस्य माना गया है। और इसी को प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रोटेम स्पीकर इसी को बोला जाता है। ठीक, ये बड़ा महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं, यह लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है सभी सदस्यों को शपथ? प्रोटेम स्पीकर सदस्य जो है शपथ दिलाता है। अगला पॉइंट है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, अगला पॉइंट है आपका धन विधेयक से संबंधित, कि भाई कोई भी अगर धन विधेयक होगा, ठीक है,
अगर वो धन विधेयक है या नहीं है तो इसका जो वेरिफिकेशन होगा, जो इसका सत्यापन होगा, वो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है धन विधेयक का सत्यापन। उसके अलावा धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा केवल उस पर अनुशंसा कर सकती है, जिसे लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी। राज्यसभा को वह धन विधेयक अधिकतम 14 दिन में पारित कर लोकसभा को वापस लौटाना होता है। देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यही से बनता है कि जो धन विधेयक होता है वो हमेशा लोकसभा के अंदर क्या होता है, पारित होता है। राज्यसभा इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। हालांकि राज्यसभा को दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा 14 दिन तक उसको जवाब देना होता है, उसको अनुशंसा करनी होती है। अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो सीधा अपना भाई वापस दे दे हमें, हम इसको पारित कर देंगे हमारे हाथ में। ठीक है, तो धन विधेयक को आपको हमेशा समझना है लोकसभा से आपका संबंधित है। आगे देखिए, अगला है आपका संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों सदन कौन से, लोकसभा राज्यसभा, कौन करता है इसकी अध्यक्षता? हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है इसकी अध्यक्षता जो करता है। ठीक, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग और देखिए, जैसे मान लीजिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, सरकार के खिलाफ, भाई मान लीजिए कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, या किसी को लगता है अपोजिशन को कि, पहले मैं लिख ही देता हूं कि भाई उसके जो है सांसद है उनको तोड़ा जा सकता है, तो इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है ताकि सरकार गिराई जा सके। तो वो कहां पर लाया जाता है? तो वो लाया जाता है लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है। कहां पर? लोकसभा के अंदर, कि भाई चलो प्रधानमंत्री को हटाते हैं मिलकर। ठीक, उसके अलावा इसी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आपने सुना होगा, एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है, शून्यकाल। आखिरकार होता क्या है शून्यकाल? देखो, दो तरीके के शिफ्ट होते हैं संसद में। एक तो होता है संसद में प्रश्नकाल, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है आपका संसद में प्रश्नकाल, ठीक है, और एक होता है आपका कार्यसूची। एक होता है आपका, ये कार्य कर दिया, एक होता है आपका कार्यसूची। तो जो आपका संसद का जो प्रश्नकाल है और जो कार्यसूची है, और इसके बीच का जो टाइम होता है ना, ये जो आपके 12 बजते हैं, तो 12 बजे को ही बेसिकली कहा जाता है शून्यकाल। यानी संसद के प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय को कहा जाता है शून्यकाल कहा जाता है। यानी संसद का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच का टाइम। ठीक, तो आई होप आप लोग यहां तक समझे होंगे इतनी चीजें। ठीक, आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट को। अगला देखिए, कुछ कमेंट बॉक्स में बताओ, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपसे होमवर्क के लिए मैं कुछ 2-3 ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर बताना मुझे, ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे अपने आप भी। ठीक, अब बात करते हैं जो लोकसभा सदस्य की योग्यता है। लोकसभा सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जो सांसद बनेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और सांसद बनने के लिए उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष का वह होना चाहिए। भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी उसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ हो, उसका मतदाता बना हुआ, रजिस्टर्ड पंजीकृत मतदाता वो हो, तभी वो क्या हो सकता है, लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। और सरकार में लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आप लोग और पॉइंट लिख सकते हो, ना तो वह पागल होना चाहिए, और पागल के साथ साथ ना वह दिवालिया होना चाहिए। ठीक है, वैसे इतने होते नहीं है नेता पागल या दिवालिया, ठीक है, वरना जनता को बेवकूफ कहां से बनाएंगे। तो ये लोकसभा सदस्य की योग्यता ये है जो इसको बनने के लिए चाहिए होती है। आगे देखते हैं, लोकसभा अब आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। देखिए, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन था, ये उच्च सदन है, ये एक स्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन था, ये स्थायी सदन है। उसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, देखो अनुच्छेद 80 किससे जुड़ा हुआ है? राज्यसभा से। और अनुच्छेद 81 मैंने किससे बताया था, जिसमें सीट बताई थी, वो आपका लोकसभा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 79 के अकॉर्डिंग जो संसद का गठन होता है वो वाली बात कही गई है। तो 79, 80 और 81 आपको याद करना है। तो जो अनुच्छेद 80 है, 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर, जिसमें 238 सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और जो आपके बाकी के रहते हैं, इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा मैं, बाकी जो आपके राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये राष्ट्रपति का आत्म पावर होती है कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो। जैसे मान लीजिए किसी ने साहित्य में दिया हो, कला में दिया हो, विज्ञान में दिया हो, संस्कृति, प्रशासन, अलग अलग किसी भी क्षेत्र में दिया हो, तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं, यानी उनको राज्यसभा सांसद बना सकता है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि राज्यसभा के जो इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है सदस्यों का, तो होता है आपका 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर।
अगला देखते हैं, विभिन्न राज्यों को आवंटित राज्यसभा सीटें संविधान की चौथी अनुसूची में दी गई है। कौन सी सूची में दी गई है? चौथी अनुसूची में दी गई है। जो राज्यसभा की जो सीटें होती है, आवंटित सीटें होती है, ठीक है, वो कौन सी सूची में? चौथी अनुसूची में। कमेंट बॉक्स में बताइए यूपी के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें, ताकि पता चल सके कि आपको पता है या नहीं। ठीक, अगला है जो उपराष्ट्रपति होता है, और ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में उपराष्ट्रपति का क्या नाम है हमारे? वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सेम एज इट इज, ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो होता है आपका उपराष्ट्रपति होता है, परंतु वह संसद का सदस्य नहीं होता, वह संसद का सदस्य नहीं होता। अब बताइए आप लोग मुझे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी बताइए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी बताइए। ठीक है, ये आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ताकि आप लोग इनका आंसर बता सके, वरना उसके अलावा जो मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूं 8 बजे, उसमें आपके लिए सभी तरीके के क्वेश्चन आंसर मैं रख दिया करूंगा। ठीक है, जो 2-4 छूट जाते हैं, वरना मैं सभी कंप्लीट करा देता हूं जो मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूं। अब देखते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए। सेम वही है जो लोकसभा के है, बस एज का अंतर है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 30 वर्ष से कम की ना हो, 30 वर्ष का मिनिमम होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल का होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक, और सरकार में किसी भी लाभ और पद पर ना हो, और ना ही वो पागल हो, ना ही वो दिवालिया घोषित हो। तो आपकी लोकसभा और राज्यसभा हो गई आपकी कंप्लीट। अब तीसरा जो मेन बच्चे है वो आप बच्चे आपके राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलकर ही लोकसभा बनती है, संसद बनती है। तो पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। देश का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। कमेंट बॉक्स में बताइए दूसरा नागरिक किसको कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र तो कम से कम होनी चाहिए 35 साल होना चाहिए देश का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र। और जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। और जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। देखो, जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो हर प्रदेशों के जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए आगे देखते हैं। यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, यानी जल, थल और वायु, जो तीनों सेनाएं होती है उनका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन एक नया पद आज की डेट के अंदर दिया हुआ है जो तीनों सेनाओं का बताया जाता है, उसको बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है उसका आंसर, आपकी करंट से संबंधित है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। देखो, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो एक प्रक्रिया होती है महाभियोग, उसके माध्यम से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। और जो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, ये किस देश से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका से ली गई है। ये जो प्रक्रिया है अमेरिका से ली गई है। मैंने कहा ना, भारत का अपना कुछ भी नहीं है, हर देश से कुछ ना कुछ इसने ले रखा है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको संसद के बारे में डिटेल में जितने महत्वपूर्ण पॉइंट होने चाहिए थे जो आपके एग्जाम से संबंधित है, वो आपको डिटेल में पढ़ा दिए। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लगभग कवर करा दिए, तो आपका चैप्टर हो गया आपका कवर। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको मैं जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी मिलता हूं दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू।